64 कितनी थी? 64 थी। और जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की थी वो थी लास्ट 53 और ओबीसी के लिए 60 थी और एससी के लिए 50। आपके एग्जाम में मैं देखो आपको बताता हूँ कि आपके एग्जाम में क्या आ रहा है। सर सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है प्रिज्म से। कहाँ से बन रहा है? प्रिज्म से आपसे क्वेश्चन बन रहा है, जहाँ पर आपको एक ये आपको प्रिज्म एंगल दे दिया जाएगा यहाँ से। नमस्कार साथियों, स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप मैं इस वीडियो के अंदर जो बताने वाला हूँ इस वीडियो में, अगर आप उन सब बातों को मानते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं, तो आप ये यकीन मानिए कि 2 महीने के बाद में आप ये एम्स दिल्ली के अंदर जाने की प्लानिंग कर रहे होंगे। एम्स दिल्ली में जाना नॉट ए बिग डील। आप इस बात को समझिए कि एम्स दिल्ली में हर साल बहुत सारे बच्चे जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं और जो एग्जाम में पूछा जा रहा है पैटर्न है, क्वेश्चंस का पैटर्न है, वो क्या है, उसके हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी आप सभी जानते हैं कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो क्या है? 8 जून है। ओके, और अभी आपके पास देखें आज से कि कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है, तो वो टाइम आपके पास 60+ डेज बचा हुआ है। ठीक है, इन 60 डेज में आपको अपनी प्रिपरेशन को वाइजली टाइम का यूज करते हुए अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। देखो समझने की बात है कि जो भी स्टूडेंट एम्स दिल्ली के अंदर जो जाते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट जो मैंने देखा है वो या तो ड्रॉपर स्टूडेंट होते हैं या फिर वो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं जो कि बहुत अच्छा किए होते हैं अपने 12th एग्जाम में भी। तो उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, उस चीज़ को समझो कि उसके पीछे क्या है। देखो आप जब स्मार्ट स्टडी करते हैं तो आपको समझ में आता है कि अपने को क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। लेकिन ये बात भी है कि आप जब तक आप अपने आप को घिसोगे नहीं तब तक आपके पास स्मार्ट स्टडी का प्लान भी नहीं आने वाला है। आप स्मार्ट स्टडी नहीं कर सकते जब तक अगर आपने घिसा नहीं है। तो अब आप जो है 60 डेज के अंदर घिस नहीं सकते अपने आप को। इसीलिए ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने नीट के एग्ज़ाम के पेपर्स को देखा है, उसके बाद में एम्स पैरामेडिकल, एम्स नर्सिंग के स्टूडेंट्स से मैं लगातार बातें करता रहता हूँ। उनके जो फॉलोबैक हैं, फीडबैक है, वो लेते रहता हूँ। कैसा पेपर आया था पिछली बार, कैसा रहा, उन सब के बारे में जो मेरी जो अब तक की आपके एग्ज़ाम पेपर पैटर्न को लेकर सूझबूझ रही है, वो अगर आप इस चीज़ को ग्रैब कर पाते हैं, तो वो चीज़ अगर आप लेकर इस चीज़ को अपनी प्रिपरेशन के अंदर ऐड करते हैं, तो आप जो है नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर सकते हैं और निश्चिंत ही एम्स दिल्ली के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि एम्स के अंदर अगर आपको किसी भी एम्स के अंदर अगर एडमिशन लेना है तो मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए होंगे आपको? 65। आप ये मान रहे हैं 65 नंबर चाहिए। लेकिन एम्स दिल्ली के अंदर प्रवेश लेने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं, इधर हर किसी भी जगह में जाने के लिए तो 65 चाहिए आपको, और इधर चाहिए 75 नंबर। कितने? 75। 65 और 75 में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, 10 नंबर का अंतर है। आप अगर नेगेटिव मार्किंग कम करते हैं और बिल्कुल अच्छे से कोर स्टोरी को प्रेफरेंस देते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके 75 नंबर बड़े आसानी से आएंगे। और आजकल तो स्टूडेंट 80-85 तक खूब जाने लग गए हैं एम्स के एग्ज़ाम में भी। देखो सबसे पहले ये देखो कि 8 जून को आपका एग्ज़ाम है। ओके, इसके बाद में देखो 2023 की कट ऑफ देखो सबसे पहले। ठीक है, 2023 की कट ऑफ देखते हैं। 2023 की कट ऑफ देखो, यूआर जो जनरल कैटेगरी के लिए थी वो थी 64। कितनी थी? 64 थी। और जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की थी वो थी लास्ट 53 और ओबीसी के लिए 60 थी और एससी के लिए 50 और एसटी के लिए 40 है। ये नंबर थे जहाँ पर फर्स्ट राउंड में बच्चों को एम्स दिल्ली मिला था। इसके बाद में राउंड सेकंड भी हुआ, मॉपअप राउंड भी हुआ था, और लास्ट तक ऐसे वैसे जाते जाते जब आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं तो ये जो है 62 नंबर, कितने? 62 नंबर तक स्टूडेंट को ये कॉलेज मिली थी एम्स। ठीक है, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये कहाँ तक मिल गई थी? 50 तक मिली हुई थी। जबकि इनकी बात करें तो ये मिली हुई थी अपने को कहाँ पर? 58 तक। ओबीसी में 58 तक मिली थी। जबकि एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पर कितने तक मिल गई थी? ये 40 तक मिल गई थी। ऐसे में कहाँ तक? 40 तक मिल गई थी। और यहाँ पर ये 40, मिनिमम 40 रहती ही है। ये कट ऑफ मार्क्स है जो कि आपको लाना ही पड़ता है 40। तो ठीक है, 40% आपको लेकर आना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेकंड राउंड में ये 62 तक चली गई थी कट ऑफ। कब कहाँ तक चली गई थी? 62 तक चली गई थी। अब आप बात करें कि 2024 में कितने क्या कट ऑफ रहने वाली है। आप इसमें से सिर्फ +2 कर दीजिए, आप इसमें सिर्फ +2 कर दीजिए और इस साल की कट ऑफ मान लीजिए। फर्स्ट राउंड के लिए आप इसकी अगर देखें जनरल कैटेगरी की तो आप देख सकते हैं कि मान सकते हैं कि 66। कितनी? 66। जबकि ओबीसी के लिए बात करें तो ये कितनी हो जाएगी फर्स्ट राउंड में? 62। ये है 2024 की। 2024 की कट ऑफ हो गई है। ठीक है, आपको इस हिसाब से स्टडी करनी है। और मैं तो कहता हूं कि आप एम्स दिल्ली को टारगेट करें। डोंट बी द नॉर्मी। आपको नॉर्मल बन के नहीं रहना है। अभी आप सोचेंगे कि मुझे उस दिन और थोड़ी स्टडी कर लेनी चाहिए थी ताकि मैं एम्स दिल्ली में पहुंच जाता। इसीलिए वो दिन आज ही है। जब आप बाद में सोचेंगे कि उस दिन मुझे पढ़ लेना चाहिए, तो आपको आज पढ़ना चाहिए वो, और आप कर सकते हैं।
मैं भी आपको देखो बताने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये अपने हो गई कट ऑफ की बात। अब देखो कि आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या आते हैं। ठीक है, फिजिक्स आप सभी जानते हैं कि 30 नंबर की फिजिक्स आ रही है, केमिस्ट्री आ रही है 30 नंबर की, बायो आ रही है 30 नंबर की। ठीक है, 10 नंबर की जो होती है वो आ रही है जीके। क्या आ रही है? 10 नंबर की जीके आ रही है। तो आप जीके को अभी साइड करते हैं, क्या करते हैं? साइड करते हैं और इनके ऊपर फोकस करते हैं। जीके के अंदर कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका कोई भी फिक्स नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आए, क्या कहाँ से आए, तो इसको अपन कवर नहीं कर सकते। आपको लास्ट टाइम पर 1-2 क्लासेस लगाई जाएंगी आपकी, तो वहाँ पर आप जो है क्लासेस को देखकर उसमें से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में बात करते हैं। 90 नंबर पर फोकस करते हैं अपन। कितने पर? 90 नंबर पर फोकस करते हैं। इनके ऊपर देखो, सबसे पहले फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है सर? ऑप्टिक्स वाला। कौन सा? ऑप्टिक्स वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल 2-30 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें से ये 2 से 3 क्वेश्चन तो ये ऑप्टिक्स ले जाता है, मतलब 10%। 10% आपके इसका फिजिक्स का 10% कौन ले जाता है? ऑप्टिक्स ले जा रहा है। ऑप्टिक्स हो गई, मॉडर्न हो गई। ठीक है, इसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस करंट हो गई। ये 3-4 टॉपिक मिला के आपको कम से कम ये 17 क्वेश्चन देकर जाएंगे। 15 से 17 क्वेश्चन ये आपको, ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। ऑप्टिक्स के अंदर बात करते हैं। सर ऑप्टिक्स के अंदर क्या आता है? आप पूरी ऑप्टिक्स पढ़ेंगे? अरे ऑप्टिक्स तो इतनी बड़ी है ना, ऑप्टिक्स नीट वाले भी पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स जो स्टेट वाइज बीएससी नर्सिंग के एग्जाम लग रहे हैं वो स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं, और ऑप्टिक्स जो है आप भी पढ़ने वाले हैं। तो क्या सबकी सेम है? जो नीट में है, नीट में ऑप्टिक्स जो है 2-2 महीने तक चलती है। 2-2 महीने तक ऑप्टिक्स चल रही होती है। तो क्या आप उस लेवल पर जाके स्टडी करेंगे क्या ऑप्टिक्स की? नहीं, आपको वो देखना पड़ेगा कि आपके एग्जाम में क्या आ रहा है। आपके एग्जाम में मैं देखो आपको बताता हूँ कि आपके एग्जाम में क्या आ रहा है। सर सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है प्रिज्म से। कहाँ से बन रहा है? प्रिज्म से आपसे क्वेश्चन बन रहा है, जहाँ पर आपको एक ये आपको प्रिज्म एंगल दे दिया जाएगा। यहाँ से वो क्या किया जाएगा, एक रे को किसी एंगल पर इंसिडेंट कराया जाएगा और कह दिया जाएगा पैरेलल जा रही है। ठीक है, बहुत ही जो सिंपल प्रोफाइल है वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। और ये वाले क्वेश्चन जो है ना 30 सेकंड के अंदर आप देखते बता दोगे, ऐसे वाले प्रोफाइल पर क्वेश्चन आते हैं। जो दूसरी प्रोफाइल है ऑप्टिक्स से वो है 2 क्या होंगे, 2 लेंस दे देंगे, और उन 2 लेंस के अलग अलग आप उनको वेवलेंथ, ये जो फोकस लेंथ है वो फोकस लेंथ दे देंगे और कह देंगे कि आपको पावर बताओ। क्या बताओ? इनकी कंबाइंड पावर बतानी है आपको। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन है ये 2 खास प्रोफाइल हैं जहाँ से आपको इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर स्नेल लॉ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही सिंपल वाली प्रोफाइल है, आपसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इसमें। अब बात करें मॉडर्न की। मॉडर्न में क्या पूछा जा रहा है? मॉडर्न में जो पूछा जा रहा है आपसे बहुत ही ज़्यादा आप कहेंगे कि बस इसमें फॉर्मूले का गेम है सारा। मॉडर्न फिजिक्स में तो सारा फॉर्मूलों का गेम होता है। ये आप देखो, इसमें आपसे समवेग पूछ लिया जाता है, लेमडा पूछ लिया जाता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर आप जानते हैं। इसके अंदर एम सी को स्क्वायर को जब करेंगे ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा जब ये करते हैं तो इस वाले फॉर्मूले से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ये जो है आपके बाद में फिर लास्ट में सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर से एक ना एक डायोड वाले क्वेश्चन से आ जाते हैं। इतने इजी क्वेश्चन है। करंट वाले से देखो, करंट वाले से सर्किट वाले क्वेश्चन, जहाँ पर वी बराबर आई आर, कौन सा? वी बराबर आई आर वाले से यहाँ पर आपको जो रेजिस्टेंस है, एक सर्किट दे दिया जाएगा ऐसे उलझा कर, और उसके अंदर आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, और आपको वोल्टेज दिया हुआ होता है, और करंट वहाँ पर पूछ लिया जाता है कि करंट कितनी होगी। आप उन जो क्वेश्चन है उनको आप उसी के वहीं पर आप देखकर सोल्व कर देंगे कि ऊपर आर के दो पैरेलल में लगे हुए हैं तो r/2 हो जाएगा। आपको इतनी स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको ये देखना है कि आपको आ कहाँ से रहा है क्वेश्चन। व्हीटस्टोन ब्रिज से आ जाता है, जो कि कितना आसान है, लेकिन स्टूडेंट उनको पढ़ ही नहीं पाता है। बाकी सब चीज़ों में ही उलझा रह जाता है कि हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, उसको भी ले रहे हैं, उसको भी ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। जो कोर टॉपिक है इसके बारे में बात करते हैं अपन। इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर क्या क्या आता है? इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर देखो आप, इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर जो सबसे पहले आता है वो होता है गाउस थ्योरम। कहाँ से? गाउस थ्योरम से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, गाउस थ्योरम के बाद में फ्लक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुलाम के जो नियम है, कुलाम का नियम है, उससे पूछा जाता है, डायपोल से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ फॉर्मूले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। गाउस थ्योरम का फॉर्मूला आएगा, फ्लक्स कैसे निकालना है वो आएगा, और फ्लक्स वाले क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, ज़्यादा करके उत्तर तो आंसर 0 ही आता है। अभी RUHS के एग्जाम लगा था, ठीक है, लास्ट वाले एग्जाम में, और इस वाले एग्जाम में, और 2019 वाले एग्जाम में, इन दोनों में एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया, और दोनों का आंसर कौन क्या था? 0 आंसर आया था। तो फ्लक्स वाले तो ज़्यादा करके क्वेश्चन आते हैं, उसमें आंसर ही 0 आ जाता है, क्योंकि जितना इनकमिंग फ्लक्स होता है उतना आउटगोइंग फ्लक्स होता है। बस कंसेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपसे पूछी जाती है कि आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो आप इस हिसाब से देखो फिजिक्स कितनी ईजी हो जाएगी अगर आप हर टॉपिक पर आपको पता हो कि इस चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और वैसे ही जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे ही 2-4 क्वेश्चन आपसे और लगवा दिए जाएं,
डाटाबेस बदल कर थोड़े से ऐसे करा दिए जाएँ आपसे, तो कितना अच्छा हो सकता है। ये सारे करवाएंगे अपन। जब मई का जब लास्ट महीना रहेगा आपके पास, जून, तो मई में अपन ये स्टार्ट करेंगे क्रैश कोर्स। उससे पहले आपको चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा। अभी अब मैं इस चैनल पर अभी जो है PYQs की क्लासेस चल रही हैं। PYQs आप देख सकते हैं, अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर 10 से 12 जो है क्लासेस अपन ने ले ली हैं PYQs की। लेकिन उसमें आप देखोगे कि स्टूडेंट जो है बहुत कम फोकस है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है ना कि स्टूडेंट फोकस कम रहता है। आज इस चैनल पर कोई वीडियो देख रहा है, कल उस वीडियो देख रहा है ना, तो कोई एक चीज़ पर टिक कर नहीं रहता है कि मुझे ये करना है और इसकी हर एक क्लासेस लेनी है। आपको वो डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, आपको स्टडी के प्रति सीरियस होना पड़ेगा कि हाँ मुझे इस वाले चैनल से, इस सर से पढ़ना है और हर एक क्लास अटेंड करनी है। मैं वहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन लेकर आता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट होते हैं मैं देख रहा हूँ कि यार ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। अरे आप नहीं देख रहे, लेकिन मैं देख रहा हूँ। मैं नीट के पेपर भी सोल्व किया है मैंने, है ना, और पैरामेडिकल का, एम्स का। आप कहोगे कि एम्स के जो PYQs हैं वो कहाँ पर मिलेंगे, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर PYQs डाल दिए हैं। जो लास्ट पिछले साल लगा था वो एग्जैक्ट ऐसे कैसे डाला है। आप जानते हैं कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, इसमें भी मेमोरी बेस्ड, जो स्टूडेंट ने मेमोरी बेस्ड करके जो बनाए थे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन की PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल पर ये भी डाल रखा है जो अदर बुक अपनी मार्केट में चल रही है BSc नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए, उन बुक की मैं PDF भी डाल रखा है। तो अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, आपके अंदर डेडिकेशन है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपके स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज बहुत हैं यार। इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपका उसके प्रति डेडिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे ये सब करना है। ठीक है, फिजिक्स देखो कितनी आसान हो गई। ऐसे ही लास्ट वाले जो अपन है मंथ में अपन बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, और आप कहेंगे तो इनके लिए हर एक चैप्टर के लिए मैं ये भी बना दूंगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है और कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद करने हैं, कैसा कुछ करना है, हर एक का माइंड मैप बना कर आपको दे दूंगा। वो आपको कमेंट के अंदर बताना है, #फिजिक्स करके आप अपनी बात बता सकते हैं फिजिक्स के बारे में। अब बात करते हैं किसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी को किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले ये देखो कि बायोलॉजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपके बायोटेक्नोलॉजी। कौन है, बायोटेक। बायोटेक से क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है, और वो क्वेश्चन भी बता देता हूँ मैं कौन सा पूछा जाता है। RE से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। या तो पैरामेडिकल में देखोगे, या ये क्वेश्चन, ये जो नाम है ना इसको याद रखिएगा, और जब आप 8 मार्च को पेपर दे रहे होंगे ना, तब ये आपको याद आएगा कि हाँ RE तो पूछा, RE तो बताया था उसने। तो RE जो है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये हर साल हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानना भी नहीं होता है। RE होता है जो कि DNA को काटने के लिए काम में लिया जाता है, एंडोन्यूक्लियस होता है जो कि DNA के खंडों को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी हो गई। बायोटेक्नोलॉजी के बाद में अगर देखेंगे तो MBI, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वहाँ से DNA के बारे में पूछा जाता है कि DNA के बीच में कौन से वो होते हैं, ठीक है, कौन से बॉन्ड DNA के अंदर पाए जाते हैं, ये सब वहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद में सेल वाले टॉपिक से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आराम से हर क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। देखो ये बहुत ज़्यादा, आप अगर डीप एनालिसिस करेंगे, पेपर्स को लेकर बैठेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो वही क्वेश्चन रिपीट होते आ रहे हैं हर टॉपिक से। इस साल ये मान लो एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है, इस टॉपिक से मान लो इस साल ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया, अगले साल ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो टॉपिक वही होता है और घुमा फिरा के वही, क्योंकि भाई उनको भी तो ये देखना है ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाए। ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए और पूरी चीज़ कवर की जाए, इसीलिए वो वहीं से पूछ रहे हैं, और वो कि वही एग्जाम में ज़्यादा रिपीट होते हैं। सेल वाले टॉपिक से आप देखोगे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओमिना सेलुला ई सेलुला किसने दिया, रेडोल्फ विर्सो ने दिया। कब दिया, 1865 में दिया। बस ये क्वेश्चन आपसे लगातार पूछ लिया जा रहा है। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जो कि सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है उसके अंदर, और वो प्रोकैरियोट के अंदर भी और यूकैरियोट के अंदर दोनों के अंदर पाया जा रहा है, राइबोसोम। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हर चैप्टर से इस प्रकार से, और वैसे वहाँ पर बात करें फिजियोलॉजी के अंदर, तो फिजियोलॉजी के अंदर वो जो कि आपकी फेवरेट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी के लिए तो मैं यही कहूँगा कि बायोलॉजी में आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, एक अच्छे रिसोर्स से, जैसे मैं अभी मैं बता रहा था कि अपने यहाँ पर चैनल पर क्लासेज ले रहा हूँ, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर को अगर आप, जैसे आपने भी पूरे कोर्स नहीं भी किया है अभी तक, अभी पूरा कोर्स नहीं पढ़ा है, तो भी अगर आप उस क्लासेस को रोज़ ले रहे हैं, तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर रहा। खास बात ये है कि मैं अपनी क्लासेस के अंदर जो है क्वेश्चन को ऐसे नहीं है कि ये क्वेश्चन हुआ और ये इसका उत्तर हुआ और ये ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं उसको पूरी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, और वो NCERT में कहाँ से है उस पूरे पैराग्राफ को आपके लिए लेकर आता हूँ, और आपको वहाँ से पूरा पैराग्राफ समझाता हूँ कि देखो इस पैराग्राफ से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, क्योंकि जो टॉपिक है वो टॉपिक सेम होने वाला है,
देखो क्वेश्चन के अंदर मॉडिफिकेशन कुछ भी कर सकता है, लेकिन टॉपिक तो सेम है, सिलेबस में तो वही है। इसीलिए आपको टॉपिक के ऊपर फोकस करना चाहिए और उन क्लासेस को लगातार सीरियसली डेडिकेशन के साथ देखना चाहिए। यूट्यूब आपको मनोरंजन का साधन नहीं, आपको पढ़ने का साधन बनाना है। आज यूट्यूब पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, यूट्यूब पर अच्छे अच्छे कंटेंट अपलोड हो रहे हैं, आपको उनका फ़ायदा लेने आना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री होगी। अब बात करें केमिस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि केमिस्ट्री में आपको कैसे करना है। ठीक है, आप सब जानते हैं केमिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो तीसरा पार्ट होता है वो फिजिकल होता है। ठीक है, अब फिजिकल को तो आपको ऐसे कैसे फिजिक्स की तरह ट्रीट करना है, फिजिकल को कैसे ट्रीट करना है, फिजिक्स की तरह ट्रीट करना है। इसके अंदर वैसे ही वही फॉर्मूला करने हैं, और इसमें भी एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है यार, कुछ ज़्यादा नहीं होता है यार, बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत सिंपल सिंपल से जो कि फॉर्मूला बेस होते हैं। आपको 4, मान लीजिए फॉर्मूले के अंदर 4 क्वांटिटीज़ हैं, 3 दे देंगे और 1 पूछ लिया जाएगा आपसे, वो भी बिल्कुल सिंपल वाली क्वांटिटी देंगे जो कि आपस में कट जाती हैं, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके पास जो है रिएजेंट के नाम और नेम रिएक्शन याद होनी चाहिए, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसी से हो जाएंगे। ठीक है, कम से कम 10 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आ रहे हैं, तो उसमें से मैं कह रहा हूँ कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके बिल्कुल हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ नेम रिएक्शन और रिएजेंट अगर याद कर लेंगे तो उससे हो जाएगा। और ये सारे जितने भी रिएजेंट और नेम रिएक्शंस हैं एनसीईआरटी में, उसकी मैंने अलग से शॉर्ट नोट्स बनाकर अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए और पढ़ लीजिए उनको। ओके, उसके बाद में बात करते हैं किसके बारे में, इसके बाद में बात करते हैं इनऑर्गेनिक के बारे में। इनऑर्गेनिक को आपको ऐसे कि ऐसे एनसीईआरटी से पढ़ना है, और ट्रेंड्स ज़्यादातर बहुत कॉमन ही होता है। इनऑर्गेनिक में भी ट्रेंड आपसे पूछे जाते हैं, किसके? आईपी के ट्रेंड पूछ लिया गया, ईएन का ट्रेंड पूछ लिया गया, और ये भी ज़्यादातर किससे पूछे जाते हैं? सेकंड पीरियड वाले से ज़्यादा पूछे जाते हैं, सेकंड पीरियड वाले से। और जो 17 ग्रुप है हेलोजन वाला, उससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो 4 क्वांटिटीज़ हैं। ईएन का ऑर्डर पूछ लिया जाएगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लिया जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर पूछ लिया जाएगा। ये हर साल पूछा जा रहा है इस प्रकार से। लेकिन आपको ट्रेंड तभी समझ में आएगा जब आप अपने आप को घिसेंगे। तभी तो बोल रहा हूँ कि घिसने के बाद ही स्मार्टनेस आती है। आप चाहें कि मैं वैसे ही खुद ही अपने आप से स्मार्टनेस हो जाऊँ इन 60 डेज में, ऐसा नहीं है। आप खुद को इतना ज़्यादा करेंगे कि इस वाले से भी अपन ने क्वेश्चन किए, बहुत सारे क्वेश्चन किए, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा, क्वेश्चन लगाए, 2-4 एग्जाम अपन ने देखे, फिर वहाँ से पता लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में पूछा गया है, उस एग्जाम में पूछा गया है। और इंपॉर्टेंट कई बार से एक बार अच्छे से देखें कि इंपॉर्टेंट वो होता है जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है टाइम पर, है ना, कि इस एग्जाम में पूछा, उस एग्जाम में पूछा, थोड़ा फ्रिक्वेंटली पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं आ रहा, जो हार्ड है वो इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर स्टूडेंट के बीच में यही होता है कि जो हार्ड है अपने को नहीं आ रहा वो इंपॉर्टेंट है, और उसी के पीछे लगे रहते हैं। ये गलत अप्रोच है, आपको गलत अप्रोच के साथ बिल्कुल नहीं जाना है। एक सही अप्रोच के साथ जाएंगे तो एम्स दिल्ली आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है, और 75 नंबर आप बहुत आसानी से क्रैक कर लेंगे। आपको बता दूं कि इसके अंदर जो है नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग आप बायोलॉजी के अंदर ज़्यादा करेंगे, इसीलिए बायोलॉजी के अंदर जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, बार बार बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस एट द एंड अगर आपका जो सिलेक्शन करवा सकता है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवाएगा। आपने फॉर्मूले याद कर लिए, लेकिन अगर फॉर्मूले को अच्छी तरीके से पुट करना नहीं आया, और फॉर्मूले के अंदर लैम्बडा है लेकिन आपको पता नहीं लैम्बडा क्या होता है, और क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके अंदर आ गया वेवलेंथ दी हुई है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि क्वेश्चन के अंदर तो लैम्बडा है, यहाँ पर वेवलेंथ दी हुई है, तो आप उसमें क्या मात खा जाएंगे। इसलिए आपको फॉर्मूले के साथ साथ उसके कंसेप्ट को भी अच्छे से याद आना चाहिए, प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आप जो है इस चैनल पर मैंने जितनी भी क्लासेस आ रही हैं उन क्लासेस को देखें रेगुलरली, डेडिकेशन के साथ। आप अगर चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और एम्स दिल्ली के अंदर हो, तो आप अच्छी तरीके से डेडिकेट हो जाइए। और मैं आपको क्लासेस दोबारा से रनिंग में लेकर आ रहा हूँ। अभी क्या है ना कि अभी जो क्लासेस आ रही थी, पिछली जो क्लासेस थी वो कम से कम 10 दिन पहले आई थी, और उस पर अभी तक 40 व्यूज़ हैं। जबकि मेरे पास अभी जो क्लासेस हैं 3-4 क्लासेस बना के रखी हुई है, मेरे पास मैंने ले रखी है, क्लासेस बनी हुई हैं, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर रहा। क्यों? आप लोग देख ही नहीं रहे। 40 लोग देख रहे हैं। अब 40 लोग देख रहे हैं तो अब उनको अपलोड करने का क्या मतलब है अगर आप उन क्लासेस को देख ही नहीं रहे हैं तो। इसीलिए क्लासेस को रेगुलर देखें। और अगर आप यहाँ तक आए हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं बहुत अच्छे से, और आप चाह रहे हैं कि आप एम्स दिल्ली में ही जाना चाहते हैं, तो हैशटैग करके अपना नाम लिखिए, और वो नाम मैं फिर अगले जो अपना वीडियो आएगा, बायोलॉजी की भी क्लासेस चल रही हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी जल्दी ही चलना स्टार्ट हो जाएंगी, तो उन क्लासेस में मैं देखूंगा कि हाँ ये स्टूडेंट आया है, हाँ सीरियस है। कितने स्टूडेंट सीरियस रह पाते हैं? 2 महीने आपको लगातार सीरियस रहना है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है एक दिन ये वीडियो देखा, सीरियस है, 3 दिन इन्होंने क्लास ली, चौथे दिन कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हर क्लासेस के अंदर अटेंडेंस
आपका प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप बाद में देखें, जल्दी देखें, लेकिन देखना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है, आप अच्छे से कर सकते हैं। और भी टाइम टाइम पर मैं इस चैनल पर अपनी गाइडेंस लेकर आता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा हर टॉपिक के लिए। और जो आपको डिमांड लगता है वो आप बता सकते हैं कमेंट के अंदर, बहुत ओपनली तरीके से अपन अच्छे से बात करेंगे कमेंट के अंदर कि आपके लिए और क्या कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर एक्टिवली अपना नाम लिखें, और जो भी आपकी और कुछ क्यूरी हो, आप कुछ और जानना हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि अपने चैनल पर जो है 90% स्टूडेंट ऐसे हैं, 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आप हम मोटिवेशन दिखाते हैं तभी हमारा मोटिवेशन होता है, और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाकर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको आगे से मोटिवेशन दिखाना है, डेडिकेशन दिखाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लासेस के अंदर। तब तक के लिए आप जो है पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।